Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठतम आर्थिक पत्रकारों में से एक ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic markets remain closed on account of Maharashtra Assembly elections. Markets in US and Asia display mixed trend. Prime Minister Narendra Modi reaches Guyana to hold talks with President Dr. Mohammad Irfan Ali and participate in second CARICOM India Summit. And at COP29, India calls upon developed countries to fulfill agreed commitments relating to adaptation finance needs of developing countries. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घरेलू बाजार रहे बंद। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो अमेरिका, एशिया सहित प्रमुख बाजारों में दिख रहा है मिला जुला रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गयाना, वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ करेंगे बातचीत और दूसरे मैरीकॉम इंडिया समिट में भी भाग लेंगे। और भारत ने COP29 में विकसित देशों से विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुकूलन से संबंधित वचनबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया। Market Mantra, Mantra, Market Mantra. महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज देश के घरेलू प्रतिभूति और वित्तीय बाजारों बंद रहे और यहां कोई कारोबार नहीं हुआ। इक्विटी, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी लेनदेन सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। पूंजी बाजार और वायदा विकल्प बाजार में भी सार्वजनिक अवकाश के कारण कामकाज नहीं हुआ। गौरतलब है कि घरेलू शेयर बाजार में लगातार पिछले 4 दिनों तक सेंसेक्स नीचे जाता रहा था। उसके बाद कल आखिरकार बढ़त के साथ बंद हुआ। ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों के साथ निचले स्तर पर आकर्षक मूल्य पर कुछ कंपनियों के शेयर उपलब्ध थे, जिनकी अच्छी खासी खरीदारी सेंसेक्स पर की गई और सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल 239 अंक यानी 0.31% लाभ के साथ 77,578 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 7 सत्रों से गिरावट का दौर देखा जा रहा था, लेकिन कल वहां भी लिवाली की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 65 अंक यानी 0.28% बढ़त के साथ 23,518 पर कल बंद हुआ था। आइए साथ ही नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख आज दिखा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 0.5% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी 0.42% की बढ़त हुई। उधर हांगकांग का हेंग सेंग 0.1% लाभ के साथ बंद हुआ। बिकवाली के दबाव में सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की गिरावट हुई, जबकि जापान का निक्केई 225 0.16% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। जर्मनी का डेक्स 0.2% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.1% की तेजी बनी हुई थी। उधर लंदन का FTSE 100 भी मामूली लेकिन थोड़ी सी बढ़त 0.4% ऊपर चल रहा था। कल घरेलू शेयर बाजार में छोटी और मझोली कंपनियों के शेयर भी लाभ के साथ बंद हुए थे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.94% ऊपर रहा था। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की तेजी थी। एक भी पहले घरेलू बाजार और फिर उसके बाद वैश्विक बाजारों की ओर हम चलेंगे। घरेलू बाजार में पिछले कुछ सत्रों में हमने लगातार गिरावट का दौर देखा और कल आखिरकार हमने तेजी देखी। हालांकि उसमें भी अंतिम चरण में हमने बिकवाली ही देखी थी।
कुल मिलाकर घरेलू बाजार का मूड कैसा नजर आ रहा आपको? देखिए, इस वक्त जो लग रहा है वो मूड ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे अनसर्टेनिटी अनिश्चयता जो है वो मार्केट को घिरा हुआ है। पहली बात तो है कि एक यूएस इलेक्शन के बाद एक नए प्रेसिडेंट का आगमन होगा जनवरी में। उनकी नई टीम का जो रूपरेखा अभी तक हमें दिखा है, उसमें जो वैश्विक ट्रेड का वातावरण जो होगा, उसमें शायद उतना सुधार नहीं आएगा और भी प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ्स का ज़माना आएगा। उससे ग्रोथ के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी होगा। एक नई एक इकोनॉमिक रीऑर्डरिंग होने की हम एक इंडिकेशन आ रहा है। और अगर इज़राइल और जो पैलेस्टाइन में जो झगड़ा चल रहा है, उसकी शायद रेजोल्यूशन नहीं होने के बाद भी मैं समझता हूँ कि टेंशन जो शायद वो एरिया पूरा टेंशन चलेगा। और रशिया और यूक्रेन का जिसका प्रभाव कल के मार्केट में जिसको आपने कहा वो पड़ा, क्योंकि हालांकि सारे दिन तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहे थे, पर फाइनली जो रशिया का जो स्टांस था, एक जो न्यूक्लियर डिटरेंस का जो एक स्टांस था, उससे मार्केट काफ़ी नर्वस हो गया। उसीलिए काफ़ी मार्केट ऊपर से नीचे चले आए। और मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक इम्पल्सेस जो हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट की जो बात करें, अगर डोमेस्टिक डिमांड की जो बात करें, अगर हमारे इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के जो बड़े बड़े नेता जो हैं, उनकी जो इंडिकेशन जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं डिमांड के ऊपर, उसको देखते हुए और कॉरपोरेट जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अर्निंग्स ग्रोथ की जो बात है, वो लगता है कि जो अभी तक जो मार्केट 10% करीबन अपने पीक से नीचे आ गया है, मुझे लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा कि उस 10% की जो फॉल डिक्लाइन हुई है, उससे आगे बढ़ने की जो दिशा, ये हम शायद कुछ ही हफ्तों के बाद देखेंगे। मुझे लग रहा है कि 2 महीने बाद करीबन बजट आएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में एक इंटरेस्ट रेट का एक जो इंडिकेशन जो है वो देखना पड़ेगा। नए आरबीआई गवर्नर या पुराने आरबीआई गवर्नर, एग्जिस्टिंग गवर्नर, उनको एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं, उसके ऊपर भी पॉलिसी स्टेबिलिटी। सो मार्केट को बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ देख के आगे चलेगा। तो एक अनिश्चयता का वातावरण है। वो मार्केट ग्रोथ जो हम देखते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी आगे बढ़ता है, उसके लिए सहायक नहीं है इस वक्त। तो मैं कहूँगा कि निवेशक को सोच समझ के अपने सेक्टर्स में बंधे रहें। और ओवरऑल मैं जो बार बार कहता आता हूँ कि जो ब्रॉड इंडेक्स जो है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी, उसको देखकर अपना आउटलुक मत बनाइए। जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं उसमें काफ़ी इंगित हैं, काफ़ी मैसेजेस हैं, टेकअवेज हैं। जैसे अगर आप देखें कि पिछले 3-4 दिन में हालांकि ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आई थी, पर जो सेक्टोरल इंडेक्स जो थे, जैसे रियल्टी इंडेक्स हुआ या इवन स्मॉल कैप इंडेक्स हुआ, मिड कैप इंडेक्स हुआ, या बैंकिंग इंडेक्स हुआ, उसमें सारी में बढ़ोतरी आ रही है। तो पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई स्टेबिलिटी में अभी तक कोई आँच नहीं पहुंची है। पर डिमांड लेड सेक्टर्स जो जैसे एफएमसीजी सेक्टर हुआ और थोड़ा बहुत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हुआ, उसमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है। तो निवेशक को सोच समझ के अपनी आगे की स्ट्रैटेजी तय करना होगा। AKB, as you just mentioned, that from its peak in October, we have seen the markets going down about 10%. People are talking about it has gone into a correction territory. But moving forward, some of the factors that you were mentioning, I want to, bring you back to that. Moving forward, what are the factors? What would be the key driving factors for the markets? Well, number one would be on January 20, what kind of economic policy framework that the new US president outlines.
There are some people who believe that Mr. Trump in his second term may not be Mr. Trump of his first term, Yes. which is in 2016 to 2020. A lot of people believe that he will probably be able to bring an end to the Russia-Ukraine war. So the jury is out on that. So that is one big factor, that the Trump factor, I would say, which will be an indeterminate factor that will have an impact on the market, and which is why the markets are a little uncertain and a little jittery also. And the second factor would be at what point in time in the domestic market the interest rate cycle changes. Yes. There were earlier indications that the interest rates may be brought down maybe from the February next year onwards. But it seems that given the current domestic debate, many government senior officials, even the finance minister has talked about interest rates not being very suitable right now for economic growth. You do not know what the RBI does in its next monetary policy review committee meeting, which will be held in the first week of December. Yes. So that might change the trajectory or the direction of this. And number three, I would say that what kind of stance India's private corporate sector takes in terms of its investment strategies. Remember that everything is looking all right from the macroeconomic point of view, stability point of view, but it is the corporate investments which have shrunk over time at a time when the corporate incomes are rising, which means they have the money but they're not investing. Now they're not investing because they don't see much of a demand. So what is it? What is that trigger which will bring these private corporate sector back into the investment game? Because the government's ability to invest more and more is limited, Yes. given the fact that the fiscal deficit has to be kept under control, inflation has to be kept under control. So it's a big question on corporate investment, and related to that is whether the exports market improve or not, because it is exports which will probably enthuse or induce the corporate sector to make more investment and export more. So it's a fairly complicated mathematical puzzle right now, whether the international trade will improve, so therefore exports can be done, so therefore the domestic companies can invest more, and if they invest more, growth will take place. So it's a complex scenario. I think I made it more complex. No, I just want to, because you're talking about exports, so that just brings to mind a question that, we have seen the UK inflation, numbers that have come out for October, the Eurozone inflation numbers that have come out. And both, in fact, if you talk about UK, the inflation figures for October are more than expected, and it is above the Bank of England's 2%, target. It's 2.3% for UK, and for Eurozone it is 2% in October compared to 1.7% in September. So when we talk of exports, do you think these inflation figures will have impact? Well, to some extent, yes, it will have an impact. But the larger point is that our domestic exports, the October figure, were very, very encouraging. Yes. The exports, but it was largely attributed to the Christmas, oncoming Christmas sales boost. So therefore, if the Indian companies are helped in improving their competitiveness, the tariff policies are not that regressive, Yes. then I have a feeling that the Indian companies can go into the export market and help bring about corporate investment growth, which helps the Indian economy overall. Let's move on to the US market. 2 out of 3 major US indices ended in positive territory yesterday, led by a rally in technology stocks. The Nasdaq Composite rose 196 points, or 1.04%, to end at 18,987. The S&P 500 gained 23 points, or 0.4%, to settle at 5,917. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average fell 121 points, or 0.28%, to close at 43,269. AKB, very quick question.
till date, 75 basis points have been, Jerome Powell and company have already reduced. And again, even US Fed has a meeting, FMOC meeting coming up in December. He has indicated a dial back. What is your assessment? Well, I think the dial back will happen because they are very clear, and the US Fed functions almost independently. They will go by how they look at the state of the US economy, and my sense is that what he has promised will be fulfilled, even though he may not be on the same page as the would-be President of the United States. Yes. Let's move forward. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Guyana, Dr. Muhammad Irfan Ali, at Georgetown this evening. Several agreements are expected to be signed following the talks. Mr. Modi reached Guyana this morning on a 3-day visit to the country. A report. This is the first visit by an Indian Prime Minister to Guyana in 56 years. Mr. Modi will participate in the second CARICOM India Summit today and hold meetings with leaders of CARICOM member countries to further enhance India's long-standing friendship with the region. Tomorrow, the Prime Minister will address the Parliament of Guyana. He is also scheduled to address a gathering of the Indian diaspora. Mr. Modi will also interact with cricketers of Guyana and the Caribbean region. India has a long-standing developmental partnership with Guyana in the fields of health, connectivity, renewable power and water. With Diwakar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi. Earlier, Prime Minister Narendra Modi participated in the third session of the G20 Summit on Sustainable Development and Energy Transition at Rio de Janeiro in Brazil yesterday. Spokesperson in the External Affairs Ministry, Randhir Jaiswal, said the Prime Minister elaborated on the steps taken by India to foster sustainable development. He highlighted the achievements of India, being the first G20 country to meet its Paris commitments. He noted that India has set an ambitious target to produce 500 gigawatt of renewable energy by 2030, of which 200 gigawatts has already been achieved. More from our correspondent. During his participation in the summit, he addressed 2 sessions on Global Alliance on Hunger and Poverty and Sustainable Development and Energy Transition. The summit highlights India's leadership in addressing global challenges, advocating for a more equitable and resilient world order. On the sidelines, PM attended 10 bilaterals and several pull-asides with the world leaders. He discussed various issues for cooperation like trade, tourism, green energy with the leaders. In a formal closing at a ceremony of the year's G20, President Lula handed the presidency to President Ramaphosa of South Africa, where he mentioned that with South Africa's presidency, G20 will be completing 4 years presidency with the developing nation, thus emphasizing the increasing role of developing nations in the multilateral organization. Sakshi Singh, Akashvani News, Brazil. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart, Anthony Albanese, held the second India-Australia annual summit on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro yesterday. Both leaders reiterated their commitment to further advance comprehensive strategic partnership in areas including defense and security, trade and investment, education, skills, sports, space, mobility, and people-to-people ties. यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में भी। कई सारे पक्षों को उन्होंने उठाया है, ऊर्जा से संबंधित भी, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे कैरिकॉम से। ये क्या है और जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उसके आयाम क्या है और हमें, हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा इसका? 2-3 बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत 2-3 जो गयाना में जो गए हैं वो ये 2 इनके जो डायमेंशंस जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि एनआरआई कम्युनिटी की आउटरीच, और जो आपको शायद मालूम होगा कि गयाना में जो 40% लोग वो भारत के डिसेंट के हैं, जो बिहार से जो गए थे वो। और पिछले दिनों में गयाना ने काफ़ी बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट रिजर्वायर ऑयल और मिनरल्स के रिजर्वायर की खोज हुई है। तो कैरिकॉम मीटिंग इसी संदर्भ में ये हो रहा है वहाँ पे। एक तरफ इंडिया और गयाना का जो क्लोज कोलैबोरेशन है, जिसमें आपके जो आकाशवाणी की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने भी क्रिकेट की बात की, क्लाइव लॉयड के बात कौन नहीं जानता, लैंस गिब्स की बात कौन नहीं जानता। तो क्रिकेट का भी एक इंडिया के साथ बहुत बड़ा एक रिश्ता गयाना के साथ है। तो ये स्पोर्ट्स, कल्चरल और इकोनॉमिक का ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण है
ये इसीलिए मैं कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो गयाना में जाना और कैरिकॉम मीटिंग करना, इसमें इकोनॉमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स, ये तीनों आयाम को हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहूँगा ये बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण एक विजिट है ये। श्रोताओं, प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण दौरा जिसके 3 पक्ष हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक संबंध गायना के साथ लंबे अरसे से हैं, उसके साथ खेल जिसमें हम शिखर पर हुआ करते हैं, क्रिकेट का खेल, और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए वहां जो नए भंडार मिले हैं उस पर भी, यानी विभिन्न पक्ष हैं जिस पर चर्चा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। आइए संस्कृति की ओर हम आपको फिर से लिए चलते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष आपके समक्ष इस खबर के माध्यम से रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में उभर चुकी है। ये सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% योगदान करने के साथ 8% कार्यबल को आजीविका इन दिनों दे रही है। अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विपणन क्षेत्र और 2 लाख से अधिक पूर्णकालिक सामग्री निर्माताओं के साथ ये उद्योग एक गतिशील शक्ति बन चुका है। गोवा में आज शाम शुरू हुए 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव को लेकर श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 8 दिनों के इस कार्यक्रम में सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव में फिल्म उद्योग के दिग्गजों के उत्कृष्ट कार्यों का प्रदर्शन होगा और वैश्विक सिनेमा के श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित किया जाएगा। Let's take the next story. India has called upon the developed countries to fulfill the agreed commitments relating to the adaptation finance needs of developing countries. In a statement at the high-level ministerial dialogue Climate Change Adaptation during the COP29 to the UN Climate Change Summit at Baku in Azerbaijan, India said developing countries are suffering the impacts of climate change largely due to the historical emissions of developed countries. The statement added that the lives and livelihoods of people in the developing countries are at stake. AKB, a very important thing that India has highlighted, and of course it is calling upon the developed countries that they should come forward and, fulfill their commitments. This is a very important point that India has underlined, but as we have seen in the last so many COPs, this is the cry in distress, in a sense that the developed countries are not willing to come and commit themselves to allocation of resources, the much needed resources for climate change adaptation and mitigation. And developing countries have also have been stressing this, and yes, India has rightly stressed it, but I am not very, very hopeful that anything will happen. Please remember that the same issue came up at around the same time in the G20 meeting, yes, that happened in Brazil, and there the Brazilian president actually underlined the same commitment that G20 meeting in India that happened last year made on climate finance and climate adaptation and climate change. But in spite of global bodies endorsing the need for necessary funding arrangements for climate change and climate adaptation and mitigation, I don't think a viable strategy of making sure that differentiated and responsibilities are met by the developed and the developing countries. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही कुछ फेक वीडियो के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है, जिनमें कुछ निवेश योजनाओं को आरबीआई द्वारा सहयोग दिए जाने या लॉन्च किए जाने संबंधी जानकारी कही जा रही है। इन योजनाओं से संबंधित वीडियो में तकनीकी टूल के द्वारा अपना धन निवेश किए जाने की सलाह आम लोगों को दी गई है। आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि ना तो रिजर्व बैंक के गवर्नर या इसके किसी अधिकारी के द्वारा ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक के द्वारा आम लोगों को निवेश से संबंधित कोई सलाह इस तरह की नहीं दी जाती है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को आगाह किया है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऐसे डीप फेक वीडियो से सावधान रहें। Moving on, the import of coal by non-regulated sectors, NRS, and domestic coal-based thermal power plants for blending dropped during the April to September period of the current fiscal year. The Ministry of Coal said today that the NRS coal imports fell by 9.83% to over 63 million tons, from over 70 metric tons in the same period last year, while thermal power plant imports decreased by over 8.5% to over 9.7 MT, from over
10 MT, reflecting a greater reliance on domestic coal. However, imports of coking coal for the steel industry and coal for imported coal-based power plants, which cannot be replaced by domestic coal, witnessed an increase. Overall, coal imports increased marginally by 1.36% to 129.52 MT during April to September period of the current financial year. The Ministry of Coal added that it remains committed to reducing dependence on imported coal by boosting domestic production and improving logistics. The ministry reiterated its focus on ensuring energy security and cost efficiency while advancing towards the vision of Atmanirbhar Bharat. ऊर्जा क्षेत्र से हमारी खबरें जारी रहेंगी. Yes, let's take a look at the international crude oil prices. Oil prices rose today amid escalation in geopolitical tensions. Brent crude was trading nearly 0.5% up at $73.67 per barrel, while WTI crude gained over 0.8% to trade at $69.95 per barrel when reports last came in. एक भी तेल के दाम पर संक्षिप्त चर्चा हम करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में ताज़ा या इजराइल फ़लस्तीन के बीच में ईरान के मामले को लेकर प्रतिबंध संबंधी खबरें और उधर अमेरिका में ट्रंप का आना, कुल मिलाकर तेल के दाम किस ओर जाते दिख रहे फिलहाल. देखिए, इस वक्त जो तेल के दाम जो है, मैं समझता हूँ कि ये नवंबर का महीना करीबन ख़त्म होने वाला है और दिसंबर के टाइम में डिमांड बहुत बढ़ती है और तेलों के जो दाम जो होते हैं नॉर्मली ऊपर जाते हैं. पर जो आपने तीनों चीज़ की बात की, ट्रंप साहब का आना, इजराइल में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है और रशिया यूक्रेन के झगड़े में, वो सब मिलाकर मैं कहूँगा कि जो तेल के दाम $73 में अभी भी रुके हुए हैं, इसी में जो हेरफेर हो रही है. मैं समझता हूँ कि ये उतनी चिंता की बात नहीं है इस पेज में, बट हमें सतर्क रहना है इसके बारे में, क्योंकि तेलों के दाम बढ़ने से हमारी भारत की अर्थनीति में इसमें बहुत बड़ा दबाव आता है. पर इस वक्त अभी तक लगता है कि जो सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, वो सामान्य है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है. जी, आइए आगे बढ़ें. सरकार ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 20,58,000 नए कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस योजना से 9% अधिक कर्मचारी जुड़े हैं. कुल कर्मचारियों में से लगभग 49% कर्मचारी 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं. श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ESI योजना की सामाजिक सुरक्षा दायरे में लगभग 23,043 नए संस्थान आ जुड़े हैं. आंकड़ों के विश्लेषण से जानकारी मिलती है कि महिला सदस्यों का शुद्ध पंजीकरण 3,91,000 है और 64 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं. Moving on, the Asian Development Bank, ADB, has approved a $200 million policy-based loan to support Sri Lanka in strengthening its financial sector. This marks the second sub-program under ADB's Financial Sector Stability and Reforms Program towards stabilizing the country's economy and manage the fiscal crisis that started last year. In a statement, the ADB has said that the program aims to establish long-term growth by introducing structural reforms in the financial sector, focusing on sustainable recovery, resilience and poverty alleviation. Key reforms under the program include enhanced regulatory oversight by the Central Bank of Sri Lanka to support micro, small and medium-sized enterprises, particularly women-led businesses. Incentive packages including special loans will be introduced. Financial inclusion will be bolstered through the digitization of personal information to enhance electronic transactions. बस यहीं पर श्रोताओं, आपकी ओर से हम अपने विशेषज्ञ AKB को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. नमस्कार, थैंक यू. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets remain closed on account of Maharashtra Assembly elections. Markets in US and Asia display mixed trend. Prime Minister Narendra Modi reaches Guyana to hold talks with President Dr. Muhammad Irfan Ali and participate in the second CARICOM India Summit. And at COP29, India calls upon developed countries to fulfill agreed commitments relating to adaptation finance needs of developing countries. That's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. Do join us then. Till then, namaskar. Market Mantra.